नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जल संसाधन और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत की परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम नदियों, भारत में वर्षा, भारत में चलने वाली हवाएं, भारत की भौगोलिक स्थिति, इन सारे टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। इन सारे टॉपिकों को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे जल संसाधन में एक टॉपिक सिंचाई है, वो आज कंप्लीट करके ये जल से रिलेटेड पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर मैं मिट्टी पढ़ाऊंगा। पिछले सारे वीडियोस की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगी, जिससे आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस, आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियोस जो हैं उसको आप देख सकेंगे, अपना ज्ञान वर्धन कर सकेंगे। आपकी परीक्षा में वो आपको लाभप्रद होगा। सिंचाई पढ़ने से पहले थोड़ा सा जल संसाधन की रूपरेखा ले लेते हैं। जल संसाधन वो है कि जो मानव अपने प्रयोग निहार्थ उपयोग कर सके, जो अपने प्रयोग में उपयोग कर सके, वही जल संसाधन है। अब जल संसाधन में सबसे पहले आते हैं भूमिगत जल पे। भूमिगत जल का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी भारत के मैदान है। क्योंकि उत्तरी भारत के मैदान इसलिए सबसे बड़े भूमिगत जल का क्षेत्र है क्योंकि हिमालयी नदियां, मैंने आपको नदियों में पढ़ाया था, और आपने नहीं पढ़ाया है तो वीडियो जाके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वहां पे जो नदियां प्रवाहित होती हैं, जो नदियां बहती हैं, उनमें वर्ष भर जल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो बर्फ हमेशा पिघलता रहता है। बर्फ क्यों रहता है ये भी मैंने आपको बताया है। इसके लिए आपका वीडियो देखना, पिछला वीडियो देखना जरूरी होगा। तो उत्तरी भारत का मैदान भूमिगत जल का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रायद्वीपीय भारत जो आपका दक्षिणी हिस्सा है मैप में, ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे भूमिगत जल कम है। पर ये जो पश्चिमी तट है और ये जो पूर्वी तट है, यहाँ पर थोड़ा बहुत भूमिगत जल पाया जाता है, क्योंकि इसके नियरेस्ट में, इसके समीप में समुद्र है। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है ना, तो इसके समुद्र है। तो इन तटों पर, सिर्फ तटों पर, तटों के समीप पाया जाता है। बाकी तो फिर पठार है, वहां पर नहीं पाया जाता है। तो वहां पर सिंचाई कैसे होती होगी? वहां पे सिंचाई जो होती है वो तालाब विधि से होती है। तालाब विधि क्यों? क्योंकि वो उनकी संरचना है, पहाड़ों की संरचना है कि वो ऊपर खाबड़ होते हैं, तो वहां पे कटोरानुमा आकृति बन जाती है, तो वहां जल इकट्ठा हो जाता है, जिससे फिर वो सिंचाई करने में आसान होता है। नदियां वहां पे वर्षा पे ज्यादा डिपेंड होती हैं, बरसाती होती हैं, तो वर्ष भर तो उनमें जल रहता नहीं है। कुछ ही नदियां हैं, एक ही नदी है जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए आपको नदी वाला वीडियो देखना पड़ेगा कि वहां पर वर्ष भर जल रहता है। क्यों रहता है ये भी आप वर्षा वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सिंचाई क्या है? सिंचाई दोस्तों एक कृत्रिम विधि है जिससे हम जमीन की नमी को बढ़ाते हैं। एक कृत्रिम विधि, लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये आपके नोट्स समझ लीजिए, नोट्स आप बना रहे हैं। सिंचाई एक कृत्रिम विधि है जिससे हम जमीन की नमी में वृद्धि करते हैं। अब ये सिंचाई जो है आप कृत्रिम विधि जो खुद से कर सकते हैं, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा अधिकांश मात्रा में होती है तो हम वर्षा के ऊपर भी निर्भर हो सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंचाई। अब सिंचाई जो है मैदानी भागों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कृत्रिम विधि से इतनी ज्यादा सिंचाई कर दी गई कि अब वहां की भूमि उर्वर आपकी बंजर होने लगी है, वहां की उर्वरता खत्म हो गई है। हरियाणा, पंजाब में जल, जो भूमिगत जल है वो बहुत ज्यादा है, पर वहां पर आपका पंपिंग सेट और उससे भूमिगत जल को निकाल कर इतना ज्यादा उसका दोहन कर दिया है कि वहां पर अब भूमिगत जल का स्तर या तो खत्म होने लगा है या फिर बहुत नीचे चला गया है। और
जब आप भूमिगत जल निकालेंगे तो उसके साथ बहुत सारे क्षारीय अम्ल भी निकलते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमजोर करते हैं। तो हमें जल जो है उसका बहुत ही संभाल कर उपयोग करना है। ये बहुत ही सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। जान लीजिए आप कि पृथ्वी पर लगभग 97.5% 97.5% जल है, लेकिन वो जो 97.5% जल है वो खारा है, और बाकी जो 2.5% है वही पीने योग्य है, मीठा जल है। उसी में हम बाकी सारे अपने उपयोग करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि उस 2.5% में हम पीते भी हैं, सिंचाई भी करते हैं, बाकी और भी जो काम करते हैं वो करते हैं। उसमें आपका हिमनदों की भी संख्या है, जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालय बर्फ है, उसी 2.5% में वो भी है, बाकी 97.5% तो खारा है। तो आप समझिए कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो तो हमें पता ही है, जल जीवन है ये कहा जाता है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है और कितनी कम मात्रा में है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, वो कितनी कम मात्रा है। तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम कम से कम मात्रा में जल का उपयोग करें, जिससे हमारा वो संरक्षित रहे, उसे हम भविष्य में इसका उपयोग करते रहें। दोहन ना करें, हम इसका दुरुपयोग ना करें, हम सदुपयोग करते रहें। थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, रेन हार्वेस्टिंग पे आ रहा हूँ, और बाकी मैं जब आपको और कभी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा इस टॉपिक पे तो मैं आपको बताऊंगा। आजकल भारत में बड़े सारे रेन हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या करते हैं, मैंने एक लेख पढ़ा था, बेंगलोर में एक इंजीनियर है, उनका जो मकान है उन्होंने इस तरह बनाया है उसको कि वो पूरे वर्ष भर जो वर्षा होती है उसी से उनके पूरे परिवार का खर्चा चलता है। उन्होंने वाटर का अलग से कनेक्शन नहीं ले रखा है, नगर निगम से जो कनेक्शन होता है वाटर का उन्होंने अलग से नहीं ले रखा है, ना उनके घर पे कोई नल है। वो वर्षा का जल इकट्ठा करते हैं, उसी को पूरा उपयोग करते हैं। तो सोचिए आप कितनी वर्षा हो सकती है, कितनी वर्षा होती है जिसे हम एक आदमी अपने 4-5 आदमी का परिवार पूरा बिना भूमिगत जल का उपयोग किए या बिना बाहरी कृत्रिम जल लिए अपना पूरा वर्ष भर का जल का खर्चा चला सकता है। तो हमें खुद संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जल को बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। तो आइए आज सिंचाई पढ़ना है, सिंचाई शुरू करते हैं। तो सिंचाई जो है, पहले एक और बात सुन लीजिए। सिंचाई जो है, सिंचाई के लिए ही बहुत सारी नहरें बनाई गई, क्योंकि आपको पता है कि भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल नहीं पहुंच सकता, और जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर नहरें बनाना भी आसान नहीं है। नहरें बनाना कहाँ आसान, प्रायद्वीपीय भारत में नहरें बनाना क्यों आसान नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पर जो भूमि है वो पठारी है, पहाड़ मात्रा में ज्यादा हैं, तो उनको खोदना, उनको काट कर बनाना थोड़ा कठिन है। मैदानी भागों में नहर बनाना आसान है क्योंकि मिट्टी मुलायम है, इसीलिए नहर के माध्यम से राजस्थान तक पानी पहुंच गया है। और नहरों से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो नहरों के सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और अभी भी नलकूप, कुआं और नहर, ये जो छोटे साधन हैं, इसी से भारत में सिंचाई की मात्रा सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले यही माध्यम है। वैसे तो 3 परियोजनाएं हैं, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। 3 माध्यम हैं जिससे सिंचाई करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले ये छोटे संसाधन ही हैं जिसे हम सिंचाई में उपयोग करते हैं। और सिंचाई जो है आपका, सिंचाई जो वर्ड यूज आया, प्रयोग हुआ, जो बाद में हम इसका आगे हमारा चलता आया, भारत में चलता आया, ये बड़ा प्राचीन है। मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको ले चलता हूँ इसके। सबसे पहले हमारा भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन है। इतिहास का प्रश्न है, पर आपको 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले कुआं शब्द का उल्लेख हुआ है। सबसे पहले कुआं उल्लेख हुआ है, जिसका प्रयोग पीने के लिए करते थे। फिर बाद में जब 6ठी शताब्दी के लगभग आए और लोहे का आविष्कार हुआ, तो फिर नहरों वगैरह का जिक्र होता है। नहरों का सबसे पहले जिक्र जो है वो यजुर्वेद में है।
ये नोट करते जाइएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। नहरों का सबसे पहला जिक्र यजुर्वेद में है। देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने कहा है कि नहर खुदाई का काम पुण्य का काम है। क्यों? क्योंकि इससे जनमानस तक जल पहुंचेगा, पशुओं तक जल पहुंचेगा और मनुष्य अपने उपयोग के लिए उस जल का प्रयोग करेगा। तो नहर खुदाई एक पुण्य का काम है। तो ये तो रही इतिहास की बात। बाकी आज की डेट में सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि हम जल संसाधन का पूरा उपयोग करके सिंचाई के काम में ला सकें, क्योंकि किसानी, खेती, हमारे देश का कृषि जो है हमारे देश का एक बैकबोन है, एक रीढ़ है। तो सिंचाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तथ्य मैंने लिख रखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी जो मैं बोलते जा रहा हूँ ये भी महत्वपूर्ण है, वीडियो को पॉज कर करके इसको लिखते रहिएगा। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिगत मैं जो मुख्य तथ्य होते हैं वही लिखता हूँ, बाकी नहीं लिखता हूँ। बाकी जो बोलता हूँ वो लिखिए, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सरकार के प्रयासों से कुल सिंचित क्षेत्र आजादी के समय से 5 गुना ज्यादा है। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था तब जो सिंचित क्षेत्र था हमारे देश में, उससे आज की डेट में 5 गुना हमने तरक्की कर ली है। जो भी सरकारें आजादी से अभी तक आई हैं उनका प्रयास ये रहा है। क्यों? क्योंकि कृषि हमारे देश का बैकबोन है। ठीक, 2015 के आंकड़ों के अनुसार अभी भी शुद्ध बोए क्षेत्र में 46% ही सिंचाई परियोजना का विकास हुआ है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि 2015 के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बोए क्षेत्र में कितने प्रतिशत सिंचाई परियोजनाओं का विकास हुआ है। ऑप्शन दे दिया, 46, 42, 48, 50। आप करेंगे 46 टिक। ठीक, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने और लिख रखा है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। अंतर यहाँ पे समझ लीजिए, पंजाब छोटा राज्य है उत्तर प्रदेश से, तो इसमें जो कवर एरिया है, सिंचित कवर एरिया है, मतलब सिंचाई से कवर एरिया है, वो 97% है। पर वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का राज्य, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है, उस हिसाब से सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इस तथ्य में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाले 2 राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान। कैसे? यहाँ पे वर्षा से भी तो सिंचाई नहीं हो पाती है, मैंने आपको पढ़ाया है, वर्षा वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे वर्षा से भी तो सिंचाई नहीं हो पाती है, नहर भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पहुंची है, पर अब पहुंची है ना, पहले तो नहीं थी, अब पहुंच रही है। पर अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं अभी पहुंच पाए हैं, इन पे काम चल रहा है। पर महाराष्ट्र में जो जमीन है वो पठारी है, तो यहाँ पर नहर खोदना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से जो इसका पश्चिमी तट वाला क्षेत्र है वो तो वर्षा पे निर्भर है। बाकी जो बरसाती नदियां हैं वो थोड़ी बहुत अगर सिंचाई कर देती हैं तो कर देती हैं, नहीं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेन शेडो रीजन भी है, वृष्टि छाया प्रदेश, वो भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। इस वजह से वहां वर्षा नहीं हो पाती है, इसके लिए आपको वर्षा वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो सर्वाधिक असिंचित राज्य राजस्थान और महाराष्ट्र परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, जो सिंचाई के माध्यम हैं उनके परसेंटेज वाइज कितना जल वो उपयोग करते हैं, कितना परसेंट वो कवर करते हैं, वो मैंने यहाँ लिख रखा है। नलकूप, पंप सेट और कुओं द्वारा 57%। नलकूप के माध्यम से जो सिंचाई होती है उसमें अग्रणी प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। नंबर 1 पर क्रम याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिगत, सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर बिहार। परीक्षा में अगर पूछ लिया गया कि नलकूपों से सिंचाई के मामले में क्रमवार राज्य हैं बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तो आप इसमें से उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार वाला टिक करिएगा। नहर द्वारा 32% नहर द्वारा सिंचाई होती है और शीर्ष 4 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब।
इसमें भी उसी तरह प्रश्न बन सकता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तालाब द्वारा सिंचाई 6%, मैंने आपको बताया दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर पठार ऐसे होता है ना, पहाड़ है, ऊबड़ खाबड़ होता है, तो मान लीजिए कोई पहाड़ इस तरह कटोरा नुमा बन गया, यहाँ पे जल फिर इकट्ठा करना आसान होगा, और इसमें जल अंदर जाने की भी वो नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ होता है तो वो जल कितना सोखेगा। तो यहाँ पे जो जल इकट्ठा होगा वो अगर धूप से नहीं खत्म हुआ तो वैसे तो नहीं खत्म होगा, तो यहाँ से फिर इनको इकट्ठा करके ये सिंचाई के माध्यम में प्रयोग कर लेते हैं। और तालाब सिंचाई में 2 राज्य अग्रणी है, उनका क्रम जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मतलब आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। अन्य संसाधन से 5%। और ये बताया मैंने आपको, दक्षिण भारत में भौगोलिक पठारी भूमि के कारण तालाब सिंचाई की परंपरा है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है तालाब सिंचाई की परंपरा भारत के किस हिस्से में है, या तालाब सिंचाई की परंपरा भारत के किन प्रदेश में है। आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए, उसमें से आपको सही विकल्प चुन के टिक लगाना होगा। अब योजना आयोग जो है उसने सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा है, मैंने आपको बताया था। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। जो बृहद सिंचाई परियोजना है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को सिंचित करता है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल। इसमें जितने सारे बड़े बांध हैं, भाखड़ा नंगल, टिहरी, आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जितने भी बड़े बांध हैं मैंने आपको बताया था। इंदिरा गांधी तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये राजस्थान जैसे सूखे ग्रस्त इलाके में जल पहुंचाता है, राजस्थान फीडर नहर के द्वारा, याद रखिएगा। तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को सिंचित करने वाली योजना कौन सी है? बृहद सिंचाई परियोजना। अब आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजना कौन सी है? तीनों परियोजनाओं के नाम दे देंगे, आपको सही उत्तर पे टिक करना होगा। मध्यम सिंचाई परियोजना क्या है? मध्यम सिंचाई परियोजना है 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच जो छोटी नहरें हैं उनके माध्यम से इन क्षेत्रों को कवर मध्यम सिंचाई योजना। अब भारत में सबसे प्रसिद्ध जो योजना है लघु सिंचाई योजना, 2,000 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्र को सिंचित करने की परियोजना। इसमें नलकूप द्वारा, कुआं द्वारा, तालाब द्वारा, ड्रिप, स्प्रिंकल विधि। ड्रिप और स्प्रिंकल विधि क्या होती है? इसका प्रयोग मैक्सिमम सूखेग्रस्त एरिया में करते हैं। ड्रिप में आपका बूंद बूंद ऐसी सेटिंग करते हैं कि पानी बूंद बूंद के रूप में गिरता है। और स्प्रिंकल में क्या होता है? फव्वारे नुमा बीच खेत के बीच बीच में बना देते हैं, वो फव्वारे नुमा घूम घूम के करता है, तो जल का प्रयोग कम होता है, जल की बर्बादी कम होती है। बाकी तो आपको पता ही होगा, नलकूप, कुआं, तालाब, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध यही है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल लघु सिंचाई परियोजना से होती है, तो मैंने आपको बताया। अब भारत में जो जल का प्रयोग है 78% कृषि, 13% जल विद्युत, 6% घरेलू कार्य, 3% उद्योगों में। परसेंटेज वाइज याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जल का हम कितना प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, जल संसाधन और जल जो आपका सामाजिक अध्ययन में जो टॉपिक है ये आज कंप्लीट होता है। इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा, आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। आपको नोट्स, मेरे नोट्स चाहिए तो आपको मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, वहाँ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जो आपको हेल्पफुल होगा। सिंचाई में हमने देखा कि कितना परसेंटेज वाइज कैसे यूज हो रहा है, कौन सा ज्यादा सिंचित क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा ज्यादा सिंचित क्षेत्र है, जल का प्रयोग जो सिंचाई के माध्यम से हम कर रहे हैं उसमें माध्यमों का क्या परसेंटेज है, जल का जो भारत में जल का प्रयोग है वो परसेंटेज वाइज कितना है, योजना आयोग द्वारा जो सिंचाई की परियोजनाएं चल रही हैं वो कितनी हैं। पिछले सारे वीडियो में हमने नदियों के बारे में, वर्षा के बारे में, भारत की परियोजनाओं के बारे में, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में सब पढ़ लिया। आगे कृषि और मृदा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये जो
लगभग भूगोल का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में जो आपका संविधान से, जो पॉलिटी से रिलेटेड है, उसके भी वीडियो पढ़ रहे हैं, उसे भी आप देखते रहिए। और इतिहास का भी जैसे ही मैं इसे खत्म करूंगा, मैं इतिहास का भी पोर्शन स्टार्ट कर दूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।